नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए यहाँ 4 लाइन बड़ी सुंदर सी दी गई है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपके पास जीतने का एक और मौका होता है। हार मान लेना दुनिया की सबसे बड़ी असफलता है। मित्रों, आप अपने लक्ष्य के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संकल्प को विकल्प के रूप में परिवर्तित मत होने दें। निश्चित मानिए, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें और अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। इसी क्रम में आज की सीरीज जो है आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से हम लोग परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत सारे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और नई नई जानकारियों को सीखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस सेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन, यहां एशिया का आप ध्यान रखिएगा, एशिया का हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन किस देश द्वारा किया गया है? तो देखिए पहला दिया गया चीन, दूसरा जर्मनी, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। दोस्तों यहां सही जो विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा, चीन। अगर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यह भी आपको याद रखना है। बात हो रही है दोस्तों हाइड्रोजन की, किसकी? हाइड्रोजन की। तो यहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन को खोजने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो कैंडविस नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। इसी क्रम में अगर बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिकों की तो 3 इसके समस्थानिक कौन है? 1H1, 1H2 एंड 1H3, जिसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो यह भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? तो आवर्त सारणी को जाना जाता है, क्योंकि इसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित ना होने के कारण यह भारी दोष भी आवर्त सारणी का बना हुआ है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो आपको याद रखना है कि सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में कौन सा तत्व जाना जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे स्वच्छ ईंधनों की सूची में जाना जाता है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि एशिया में संचालित होने वाला हाइड्रोजन से संचालित होने वाला ट्रेन किस देश के द्वारा? तो चीन के द्वारा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर विश्व लेवल की बात की जाए दोस्तों कि विश्व में पहला देश ऐसा कौन सा था जिसने हाइड्रोजन से संचालित होने वाली ट्रेनों का संचालन किया? तो आप भूलेंगे नहीं, जर्मनी देश है। कौन है? जर्मनी देश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और कितनी ट्रेनें? 14 ट्रेनें। और कब? 2022 में। और इन ट्रेनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी आपको याद रखना है, फ्रांस देश की कंपनी के द्वारा इन ट्रेनों का निर्माण किया गया था। इसी क्रम में अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में कि हाइड्रोजन से संचालित करने वाली ट्रेनों के बारे में भारत किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा के सोनीपत में 89 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो है यह रेल मंत्रालय के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन के लिए घोषित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग जैसा कि डे बाय डे रिवीजन की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो मित्रों इस रिवीजन के सीरीज को हम लोग पुनः फॉलो करते हैं। तो आइए देखें हम लोग रिवीजन की सीरीज को। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है जिसे टेंपल ऑफ वैदिक प्लेटोरियम कहा जाएगा। कहां बनाया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल के
के नदिया जिले में बनाया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा है गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। पुल की लंबाई याद रखें 300 मीटर और अगर चौड़ाई की बात करें तो 14 मीटर। साथ ही साथ अगर आप याद रखें कि इसका संरचना कैसी है, तो कई बार हम लोगों ने इस पे बात कर रखी है, इसकी संरचना पतंग जैसी है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? अब देखिए संस्थान के बारे में बात हो रही है और भारत इस संस्थान का शेष नेतृत्व करने वाला है, इस कारण यह चर्चा में भी है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग विकल्प को देखें। पहला देखिए दिया गया है जिनेवा, दूसरा दिया गया है न्यूयॉर्क, तीसरा दिया गया थाईलैंड, चौथा दिया गया है पेरिस। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, थाईलैंड। अगर हम बात करें थाईलैंड की तो इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है दोस्तों? बैंकॉक है, यह भी याद रखना है। अब अपने प्रश्न को हम देखें तो हमारा प्रश्न है एशियाई प्रशांत डाक संघ, एशियाई प्रशांत डाक संघ। अब सबसे पहली बात अगर हम देखें तो इसकी स्थापना कब होती है, तो आप ध्यान रखेंगे 1961 में मनीला समझौता के आधार पर इसका गठन होता है और कब से लागू किया जाता है, तो 1962 से लागू किया जाता है। इसी क्रम में यहां सदस्य देशों की संख्या, कितने देशों ने सदस्यता ग्रहण की, तो 18 देशों के द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण की गई, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि भारत कितने वर्षों के लिए शेष नेतृत्व करेगा, तो अगले 4 वर्षों के लिए इस संस्थान का शेष नेतृत्व करने वाला कौन सा देश है, तो भारत है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अब आइए एक बार पुनः रिकॉल कर लें कि हमारा प्रश्न है एशियाई प्रशांत डाक संघ, इसकी स्थापना कब होती है? मनीला समझौता होता है 1961 में और 1962 में इसे लागू किया जाता है, जिस दौरान 18 देश इसे सदस्य देश में सदस्यता ग्रहण करते हैं और भारत अगले 4 वर्षों के लिए इसका नेतृत्व करने वाला शीर्ष संस्थान के रूप में बना है। इसकी मुख्यालय कहां है, तो बैंकॉक में है, यह भी हम लोगों ने सीखा। इसी क्रम में अब हम बात करें अगर कि 2023 में भारत कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है या सम्मेलन है जिनका नेतृत्व भारत के द्वारा किया जाना है या हमारी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आइए उनको हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है G20 देशों का, तो आपको याद रखना है G20 देशों का 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा, तो भारत के द्वारा किया जाएगा। इसके शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो आप जरूर याद रखें अमिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें मित्रों SCO की 2023 की बैठक कहां बुलाई जानी है, तो ये भारत में बुलाई जानी है, यह भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां अगले जानकारी के रूप में, तो आपको याद रखना 13वां वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा, यह 2023 में किया जाएगा और कहां, यह भी भारत में किया जाना है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है हॉकी विश्व कप जो कि 2023 में आयोजन किया जाएगा, यह कहां किया जाएगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में दोस्तों भूलना नहीं है यूएनएससी जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है, तो दिसंबर माह की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है, तो भारत के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में वासेनार व्यवस्था का 1 वर्ष मतलब 1 जनवरी 2023 के लिए अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो दोस्तों इसको भी नहीं भूलना है, यह भारत के द्वारा किया जाना है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में मित्रों विकल्प के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण संस्थान दिए गए हैं। अगर बात की जाए जिनेवा की, तो आपको याद रखना है ILO विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है, जिनेवा में है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है, जिनेवा में है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है यूएनओ का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में स्थित है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है UNDP
UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। साथ ही साथ आपको भूलना नहीं है, अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए FATF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और FATF के हाल ही में प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंगापुर के T राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आइए हम लोग पुनः रिवीजन की सीरीज को फॉलो करते हैं मित्रों। देखिए 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाह बहार दिवस सम्मेलन मनाया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जहाज रानी मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया और श्रीपद नाइक। साथ ही साथ आपको याद रखना है केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अपनी ऊर्जा को साथ में लिए हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहां पर NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को प्रारंभ किया गया? देखिए विकल्प दिया गया है, पहला केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। दोस्तों यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। सही प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा यह गुजरात राज्य होगा। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर जो है इसकी राजधानी है। इसी क्रम में अगर हम बात करें NTPC की तो यह भी संस्थान काफी महत्वपूर्ण है। इसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? तो आप याद रखेंगे गुरमीत सिंह जी जो हैं NTPC के प्रमुख हैं, यह भी याद रखना है। और भारत की विद्युत सेवा की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में कौन कंपनी है? तो NTPC है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की तो इस योजना को पाइप्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें पाइप्ड की तो आपको याद रखना है यहां पर पाइप्ड PNG, जिसे एक शॉर्ट में PNG के नाम से जानते हैं, जिसमें पाइप्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। और ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने वाला विश्व के गिने चुने देश हैं। और कौन कौन से देश हैं? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ब्रिटेन है। और आपको याद रखना है जापान। ये मुख्य देश हैं जिसमें PNG का उपयोग किया जाता है। और इसी आधार पर भारत का जो राज्य है गुजरात, इस राज्य में पहली बार हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को प्रारंभ किया गया, जिसे PNG के नाम से जाना जाता है। और किस संस्थान के द्वारा? तो आपको याद रखना है NTPC के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें, गुजरात राज्य हाल फिलहाल के दिनों में खूब चर्चा में रहा है, क्योंकि यहां पर 15वीं विधानसभा का चुनाव हाल ही में समाप्त हुआ है और यहां पर नई सरकार बनी है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 हैं। और पहली बार किसी पार्टी को इतना मत प्राप्त हुआ है, और किसको? तो बीजेपी को मिला है 156 सीटें। इसी क्रम में अगर बात करें मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है? तो भूपेंद्र पटेल जी दोबारा गुजरात राज्य के क्या बने हैं? दोबारा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये 18वें मुख्यमंत्री हैं। कौन है? 18वें मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के रूप में कौन है? तो आपको याद रखना है यहां राज्यपाल के रूप में कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी हैं। इसी क्रम में गुजरात राज्य से हाल फिलहाल के दिनों में खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की घोषणा कहां की गई? तो गुजरात राज्य के जामनगर में। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक इकाई कहां स्थापित किया गया भारत में? तो गिफ्ट सिटी में। और यह गिफ्ट सिटी कहां संबंधित है? गुजरात राज्य में संबंधित है। इसी क्रम में आपको नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया गया भारत का पहला, कहां? तो गुजरात राज्य के कलोल में। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है
समुद्री संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात राज्य के लोथल में, यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो गुजरात राज्य के लोथल में बनाया जा रहा है। यह भारत का पहला होगा। इसी क्रम में 40वां हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया है, धौलावीरा है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो यह कहां से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है, जो कि यूनेस्को के द्वारा 40वां विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक्स नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह कहां स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हाल ही में कहां किया गया था? तो इसका शुभंकर पहले जाने, इसका शुभंकर सावज, साथ ही साथ इसका गुजरात में किया गया था। और आपको याद रखना है कि गुजरात का एक नृत्य है गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, यह भी आपको याद रखना है। आइए पुनः हम लोग रिवीजन की सीरीज को देखते हैं। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया गया है? तो जरूर याद रखें, उत्तराखंड के रानीखेत में। भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क कहां खोला गया है? तो राजस्थान के पुष्कर में खोला गया है। और राजस्थान के पुष्कर में ही पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर पशुओं से लेकर तमाम सारी चीजों का यहां पर बिक्री की जाती है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष प्रारंभ किया है? देखिए, पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा बिहार। यहां पर हमारा सही विकल्प जो है, विकल्प नंबर सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला है। साथ ही साथ यहां की राजधानी और कौन है? तो आप याद रखेंगे, शिमला भी यहां की राजधानी के रूप में है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर भी हाल ही में चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है। तो विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिली है? तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री के रूप में, और हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यहां देखिए, बीच में आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और इन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष प्रारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो निराश्रित लोग या महिलाएं या बच्चे, उनको सहायता प्रदान करना, ये इस संस्था का या इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहां से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे यहां के राज्यपाल कौन है? तो आप याद रखें, राजेंद्र आलेकर जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश से, तो आपको याद रखना है कि 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न अगर पूछा जाए, भारत में ड्रोन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखेंगे, तासी गंग है और यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है रोहतांग दर्रा, साथ ही साथ रोहतांग दर्रा और सिप कीला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इन दोनों दर्रा का संबंध कहां से? हिमाचल प्रदेश से है। और रोहतांग दर्रे में ही अटल टनल का निर्माण किया गया है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है, हिमाचल प्रदेश का गठन अगर पूछ लिया जाए तो 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो येलोरा की गुफाएं बनी हैं, यह भी याद रखना। पर्यटन को शिल्प ग्राम पहल के तहत कपड़ा से जोड़ने की योजना शुरू की गई, किसके द्वारा? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा यह किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा किस भारतीय राज्य को जग मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? देखिए, यहां विकल्प दिया गया, असम, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा। यहां जो
सही विकल्प है ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा राज्य की राजधानी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उड़ीसा को पहले उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इसी क्रम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं, आपको याद रखना है। अब हम अपने प्रश्न को देखें कि जग मिशन, यहां हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जग मिशन क्या है, तो आप याद रखें। और जग मिशन जो है, ये जग मिशन जो है ये 2018 में उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यह किससे संबंधित है? तो यह स्लम बस्ती में रहने वाले नागरिकों से संबंधित है। और यह दुनिया का पहला और सबसे बड़ा अभियान है। क्या है? सबसे बड़ा अभियान है। और इसको भूमि संरक्षण अधिनियम 2017 के आधार पर उड़ीसा सरकार के द्वारा स्लम बस्ती में रहने वाले नागरिकों के जीवन को और सुदृढ़ और सुचारू बनाना, सशक्त बनाने के लिए पहल किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार दूसरी बार यह उड़ीसा सरकार को दिया गया है। पहली बार 2018 में ही इस पुरस्कार से उड़ीसा सरकार को सम्मानित किया जा चुका है। और यह प्रश्न भी बना था, इसी कारण आपको पुनः इस प्रश्न को ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस सरकार को दिया, किस राज्य को दिया गया है? उड़ीसा सरकार को दिया गया है। किस योजना के लिए दिया गया है? तो जग मिशन के लिए दिया गया है। यह योजना पहली बार कब प्रारंभ की गई? 2018 में। किससे संबंधित है? तो स्लम बस्ती में रहने वाले नागरिकों को और सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए किया गया है, जो कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा पहल है। इसी कारण यह यूएन की वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है दिया गया है 2023 का उड़ीसा राज्य को। इसी क्रम में बात हो रही है यूएन की, तो आप यहां से महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर याद रखेंगे। हम अगर बात करें यूएन की, इसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके भाग कितने हैं? 6 भाग या 6 अंग हैं। और यहां भाषाएं कितनी प्रयोग की जाती हैं? 6 भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन हैं? तो आप याद रखें एंटोनियो गुटारेस जो हैं यहां के क्या हैं? प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक यहां का प्रश्न पूछा जाता है कि यूएन का कौन सा ऐसा अंग है जो इसका मुख्यालय यूएसए के बाहर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड का शहर है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यूएन का एक भाग है मानवाधिकार आयोग, आपको याद रखना है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसे? तो ऑस्ट्रिया के बोलकर तुर्क को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में यूएनओ को याद रखना है, यूएन महासभा को। इसमें पहली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है? तो यह भी याद रखेंगे, यह रुचिरा कंबोज है। कौन है? रुचिरा कंबोज है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। देखिए अगला है, हाल ही में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी गई। किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी हैं। और इन्हीं के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है। अगला हमारा है, एससीओ देशों के बीच संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई? तो आप ध्यान रखेंगे वाराणसी को घोषित किया गया है। और एससीओ का मुख्यालय कहां है? बीजिंग में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 2001 में होता है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए दोस्तों आगे बढ़ें और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया? देखिए पहला दिया गया है अवनी चतुर्वेदी, दूसरा शिवा चौहान, तीसरा शिवांगी सिंह, चौथा भावना कांत। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही है। शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जिसका नाम क्या है? सियाचिन है, यहां पर तैनात किया गया। यहां देखिए ये पिक्चर भी इनका दिखाया गया है। और ये पिक्चर देख के आपके अंदर प्राउड
प्राउड या गर्व फील होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है। साथ ही साथ यहां पर आप नॉर्मली जगहों पर रह के, जहां पर ठंडक से ठिठुरते हैं, यहीं -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे जो वीर सैनिक हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। इसी क्रम में आइए हम लोग प्रश्न के माध्यम से इनको देखें। तो ये शिवा चौहान है, इनकी नियुक्ति की गई है। और दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है ये क्या है? सियाचिन। सियाचिन है। आपको याद रखना है कि ये कहां पर स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अब यहां महिलाओं से बात हो रही है, तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है जहां पर पहली बार महिलाओं की नियुक्ति की गई है। वह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां अवनी चतुर्वेदी, साथ ही साथ शिवांगी सिंह और भावना कंठ की बात की जाए तो ये सारी महिलाएं जो हैं ये फाइटर पायलट हैं और महिलाओं की सूची में ये फाइटर पायलट चलाने वाली पहली महिलाओं की सूची में हैं। इसी क्रम में आपको शिवांगी सिंह को याद रखना है। राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो शिवांगी सिंह है। आपको नहीं भूलना, हाल ही में चर्चा में रही हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला लड़ाकू विमान को संचालित करने वाली कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा बनी है। यह भी याद रखना है। यहां उत्तर प्रदेश की ये पहली लड़ाकू विमान संचालित करने वाली सानिया मिर्जा हैं। लेकिन अगर भारत की पूछी जाए पहली मुस्लिम महिला कौन है जिन्होंने लड़ाकू विमान को सफल संचालन का जिम्मेदारी दिया गया है, तो ये सानिया मिर्जा होंगी। यह भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है CSIR की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखें नल्ला थुम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है ONGC की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप याद रखेंगे अलका मित्तल। और वर्तमान में हाल ही में ONGC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप याद रखेंगे नाकुंजी ओकोंजा इवेला हैं। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो धृति बनर्जी थी। यह भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए सेबी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो माधुरी पुरी बुच जी को नियुक्त किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है ये सारे प्रश्न। आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। भारतीय सेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिट चैलेंज की शुरुआत की किसने? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्प्रिट चैलेंज का संबंध किससे है? तो भारतीय नौसेना में स्वदेशी जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, इसको प्रयोग करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? स्प्रिट चैलेंज प्रारंभ किया गया। अगला है राज्य के सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को जोड़ने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो देखिए पहला दिया गया 1 जनवरी, दूसरा 4 जनवरी, आपको याद रखना है 4 जनवरी, दूसरा 9 जनवरी, तीसरा 10 जनवरी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर 20 सही होगा। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस या अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2019 से ब्रेल दिवस के मनाए जाने की घोषणा की जाती है, शुरुआत की जाती है। इसी क्रम में ये किसके
उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ब्रेल लिपि के आविष्कार माने कहे जाने वाले लुई ब्रेल की याद में विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है 1 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व परिवार दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 9 जनवरी को आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां 10 जनवरी की, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में अब बात हो रही भाषाओं की, तो आपको याद रखना है कि राज्य व्यवस्था में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। और भाषाएं किस भाग में हैं? तो आप ध्यान रखेंगे भाग 17 में भाषाओं का वर्णन है। अनुसूची भी याद रखें, किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। अगर बात करें हिंदी भाषा किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय भाषा के रूप में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 350 तक भाषाओं का वर्णन है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में दिवस में आपको नहीं भूलना है। अगर पूछा जाए 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में? तो स्टार्ट अप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में 25 जनवरी की बात की जाए तो मतदाता दिवस के रूप में। अगर पूछा जाए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में। साथ ही साथ अगर 12 जनवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में रिवीजन को पुनः देखते हैं। हर घर नल का जल वाला देश का पहला जिला कौन बना है? प्रमाणित जिला। तो ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना है, यह भी ध्यान रखना है। हाल ही में केवल महिलाओं द्वारा संचालित बैंक राजस्थान महिला निधि स्थापित करने की घोषणा किया है। किसके द्वारा? तो राजस्थान के द्वारा किया गया है, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस सरकार द्वारा रायथू बंधु योजना के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया? पहला देखिए तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा बिहार। यहां जो सही विकल्प है यह तेलंगाना के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें कि रायथू बंधु, आपसे पूछा जा सकता है कि रायतू बंधु योजना किस सरकार की पहल है? तो यह तेलंगाना सरकार की पहल है। और आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है? कृषकों से संबंधित है या किसानों से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है, यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और तमिल साई सौंदरराजन जो हैं यहां के राज्यपाल हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगर बात करें हैदराबाद की तो किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर। और ऑपरेशन पोलो का संबंध किस राज्य से था? तो आपको याद रखना है हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने से संबंधित था ऑपरेशन पोलो। और कब चालू किया गया था? 1948 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। इसी क्रम में आपको याद रखना है हाल ही में ग्रीन सिटी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो यह हैदराबाद को दिया गया है। आपको याद रखना है कि हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि 2023 मई तक 100% सीवेज वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा या शहर कौन होगा? तो हैदराबाद
हैदराबाद होगा, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। और किस आयोग की सिफारिश पर? तो आपको याद रखना है फजल अली आयोग की सिफारिश पर। इसी क्रम में कितने 6 केंद्र शासित राज्य और 14 राज्यों का फजल अली आयोग के द्वारा गठन किया गया था। इसी क्रम में अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को हैदराबाद तेलंगाना जो है ये भारत के 29वें राज्य के रूप में गठित होने वाला नवीनतम राज्य के रूप में था। इसी क्रम में आपको याद रखना है बधुकम्मा फेस्टिवल और वेदराम जात्रा फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? तो ये दोनों तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को चिन्हित किया गया है। मोस्ट जीआई पॉपुलर का टैग किसे दिया गया है? तो हैदराबादी हलीम को। और मोस्ट जीआई महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजस्थान में, याद रखना है। हाल ही में राज्य की अपनी इंटरनेट सेवा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसे के फोन के नाम से जाना जाता है, को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा मोपा इंटरनेशनल का नामकरण किसके नाम पर किया गया? यहां देखिए शहीद भगत सिंह, दूसरा मनोहर पारिकर, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा लाला लाजपत राय। यहां जो सही विकल्प हमारा है यह विकल्प नंबर 20 सही होगा, मनोहर पारिकर। ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ हाल ही में मतलब 2 वर्षों में ही इनका निधन हुआ था। तो आपको याद रखना है मनोहर पारिकर जी के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। अब यहां बात आपको याद रखना है कि मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? गोवा में। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी है, यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गोवा के सीएम के रूप में भी ये रह चुके हैं। कौन? मनोहर पारिकर। और काफी लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें गोवा से, तो आपको याद रखना है जीएसटी संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? तो ये गोवा के पणजी में, और इसका नाम है धरोहर। क्या नाम है? धरोहर। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। कौन है? गोवा है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों का उपनिवेश कौन सा भारतीय राज्य था? गोवा था। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यहीं से संबंधित आपको एक प्रश्न याद रखना है। लूसोफोन और सिग्मो महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? तो ये दोनों महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया जाता है। आपको यह भी याद रखना है, गोवा जो है भारत का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला राज्य है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर पूछा जाए तटीय सीमा वाला भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में गोवा से आपको याद रखना है हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य कौन सा है? गोवा है। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 44 है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। हाल ही में कहां पर जल पर राज्य मंत्रियों का पहला राष्ट्रीय वार्षिक
वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ देखिए पहला दिया गया भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर। यहाँ जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर ये सही होगा, ये भोपाल में किया गया है। भोपाल किस राज्य की राजधानी है? तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। अब यहां बात हो रही है जल पर, तो आपको याद रखना है कि जल के संचय की नीतियों को लेकर राज्य के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, और वो कहां बुलाया गया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुलाया गया। इसी क्रम में अगर बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जी कहां? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए वन क्षेत्र सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि सोया सिटी के नाम से और टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो यह मध्य प्रदेश जाना जाता है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए टाइगरों की संख्या सर्वाधिक भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है हाल ही में कून्हो नेशनल पार्क चर्चा में रहा। यहां पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं, और इनको कून्हो नेशनल पार्क में कब छोड़ा गया? तो 17 सितंबर को छोड़ा गया, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस होता है, इसी के उपलक्ष्य में इनको छोड़ा गया। इसी क्रम में अगर हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो गजेंद्र शेखावत जी जो हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है हर घर जल का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है? तो 2024 का रखा गया है, और हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरा राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। जल के संरक्षण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? तो अमृत सरोवर, और यहां पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित किया गया? रामपुर में। और अमृतसर सरोवर के क्रियान्वयन में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे अगर इंदौर के बारे में पूछा जाए तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। अगर आपसे पूछा जाए स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? तो इंदौर रहा है। जबलपुर के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है भारत का पहला जियो पार्क कहां स्थापित किया गया? तो लम्हेटा में, जो कि मध्य प्रदेश से स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ग्वालियर से आपको याद रखना है उद्धव नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए आपके ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहां पर समाप्त हो रही है, और आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अगर आपको चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, आपको चैनल के द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।